Hello everyone, welcome back to the physics class. So today we are going to start the topic friction. Okay, the topic is friction. First of all we should know what is friction. Friction क्या होता है? For friction to occur, first of all two surfaces must be in contact with each other. दो सरफेस एक दूसरे कांटेक्ट में होने चाहिए. ये एक बॉडी है, इसका ये सरफेस और जो ये ग्राउंड पर है जिस पे उसका सरफेस, दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर. मान लो हम ग्राउंड पे चल रहे हैं तो हमारे पैर का जो बॉटम सरफेस है और ग्राउंड जो होगी वो दोनों सरफेसेस आपस में टच में हैं तभी फ्रिक्शन लग पाएगा, अदरवाइज नहीं. तो फ्रिक्शन इज ओनली एंड ओनली व्हेन देयर इज अ कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस. दो सरफेसेस के बीच में अगर कांटेक्ट होगा तभी फ्रिक्शन लग सकता है, अदरवाइज नहीं. तो जब एक बॉडी एक सरफेस पे रेस्ट पे है तो बॉडी का वेट कहाँ लगता है? हमेशा डाउनवर्ड. कौन कौन से फोर्स उस बॉडी पे लग सकते हैं वो देखते हैं हम. बॉडी का वेट कहाँ लगता है? डाउनवर्ड. तो अगर एक्शन डाउनवर्ड हो रहा है तो जो नीचे वाला सरफेस है वो भी उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, दैट इज रिएक्शन. वेट रिएक्शन अपोजिट में उसके लगा. इसके बाद हम बात करते हैं अब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, ये हमारा F फोर्स अप्लाइड फोर्स है. F क्या हमारा? अप्लाइड फोर्स. लेकिन हमारे अप्लाइड फोर्स से बॉडी मूव नहीं. कई बार होता है ना, बॉडी पर फोर्स लगाएं लेकिन बॉडी फिर भी मूव नहीं करती. इट मीन्स क्या? फोर्स से बॉडी चलती है, फोर्स से बॉडी क्यों नहीं मूव कर रही? क्योंकि आपकी फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा है जिसको फ्रिक्शन कहते हैं. अभी इस डायरेक्शन में सरफेस से जहां कॉन्टेक्ट में ना वहीं लगता है. फ्रिक्शन को मैं स्मॉल f से लिख रहा हूं. फ्रिक्शन f. तो आपके अप्लाइड फोर्स को कौन कैंसिल कर रहा है? जो फ्रिक्शन लग रहा है. ओके, दो सरफेसेस के बीच में. तो अगर आपका अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा, मान लो फ्रिक्शन तो है 5 न्यूटन का, अप्लाइड फोर्स हो गया 10 न्यूटन का, तो क्या होगा? इट मीन्स आपका अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से क्या है? ज़्यादा है, तो बॉडी मूव करने लग जाएगी. लेकिन अगर फ्रिक्शन आपका अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा तो बॉडी मूव नहीं करेगी. जितना आप अप्लाई करते जाओगे फोर्स उतना फ्रिक्शन से कैंसिल होता रहेगा और कम से कम बॉडी को मूव करवाने के लिए आपको फ्रिक्शन के बराबर का फोर्स उसके ऊपर लगाना ही पड़ेगा, तभी जाके बॉडी मूव करना क्या करेगी? स्टार्ट. ओके, इसके बाद हम देखते हैं इधर 5 न्यूटन लगा, इधर 10 न्यूटन, तो बॉडी मूव करना क्या करेगी? स्टार्ट कर जाएगी इसमें से. इसके बाद तो हम फ्रिक्शन को अगर डिफाइन करें, फ्रिक्शन क्या है? इट इज एन अपोजिंग फोर्स. फ्रिक्शन क्या है? इट इज एन अपोजिंग फोर्स that comes into play. It is an opposing force that comes into play. comes into play का मतलब तब लगना स्टार्ट करती है. ये comes into play थोड़ा सा ऊपर लिखा गया है, ये नीचे लिख देते हैं. comes into play between two surfaces in contact. Between two surfaces in contact when one body tends to move over another body. जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के सरफेस पे चलने की कोशिश करती है, टेंड टू मूव, चलने की कोशिश करती है, तब दोनों बॉडीज़ के बीच में जो दोनों बॉडीज़ का जो सरफेस होता है उनके बीच में जो फोर्स जो आपके अप्लाइड फोर्स का अपोज करता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन. उस फोर्स को क्या बोला जाता है? फ्रिक्शन बोला जाता है. तो फ्रिक्शन का काम क्या है? हमेशा बॉडी के मोशन का अपोज करना. बॉडी के मोशन का क्या करना? अपोज करना. दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन. अब हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज टाइप ऑफ फ्रिक्शन. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? नाउ द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन का टाइप. कितने टाइप का फ्रिक्शन होता है? फ्रिक्शन होता है 3 तरह का.
फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, थर्ड इज काइनेटिक फ्रिक्शन. फर्स्ट इज स्टैटिक, सेकेंड इज लिमिटिंग एंड थर्ड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन. ये 3 टाइप का फ्रिक्शन होता है. तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि स्टैटिक क्या है, लिमिटिंग क्या है और काइनेटिक क्या है. देखो, द फ्रिक्शन comes into play when one body is at rest over another body. फोर्स लग रहा है on applying force. The friction comes into play when one body is rest over another body on applying force. मान लो एक बॉडी, अभी मैंने आपको बताया, मान लो चेयर है, टेबल है, टेबल पड़ी है, आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो अपने हाथ से, लेकिन टेबल नहीं हिल रही. इसका क्या मतलब है कि आपका फोर्स कहाँ गया? फिर फोर्स तो बॉडी में मोशन लाता है, हमने पढ़ा. तो आपका जो फोर्स उसको कौन कैंसिल कर गया? जो टेबल और ग्राउंड के सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट है, उनके बीच में फ्रिक्शन लग रहा है. फ्रिक्शन आपके फोर्स को क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है. ओके. तो जैसे उस टाइम पे एक बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो, बॉडी फिर भी रेस्ट पे ही है, उस टाइम पे बॉडी में जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. अब धीरे धीरे क्या होता है, फ्रिक्शन वैसे ना फोर्स के साथ बढ़ता जाता है. आप अगर फोर्स लगा रहे हो, एक लिमिट तक बढ़ता है, फोर्स लगाई आपने, तो उसके बाद क्या हुआ, देखो इधर ये बॉडी है, ये सरफेस था, इसका वेट कहाँ लग रहा था? डाउनवर्ड. और ये कहाँ लग रहा है? नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड. आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, फ्रिक्शन है 5 न्यूटन का. ठीक है, नहीं चलेगी बॉडी. तो इस टाइम भी जो फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है. अभी भी फ्रिक्शन भी अभी 1 न्यूटन है, मान लो. फ्रिक्शन भी चेंज होता रहता है फोर्स के साथ साथ, अप्लाइड फोर्स के साथ साथ. अब आपने फोर्स लगाया 2 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी होगा 2 न्यूटन. तो नेट फोर्स 0, बॉडी नहीं चल रही है अभी भी. अभी जो फ्रिक्शन लग रहा है ये स्टैटिक फ्रिक्शन है. ये फोर्स आप लगा रहे हो फिर भी बॉडी रेस्ट पे है. आपने फोर्स लगाया 3 न्यूटन, फ्रिक्शन लग गया 3 न्यूटन, इंक्रीज हो रहा है. फोर्स लगाने के साथ साथ अगर बॉडी नहीं चल रही तो फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता है. अगर 4 न्यूटन का फोर्स लगाया तो यहाँ भी क्या लगा? 4 न्यूटन, फ्रिक्शन बढ़ गया. 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहाँ भी लग गया 5 न्यूटन. अब जब आपने 6 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसके बाद फ्रिक्शन नहीं बढ़ा, फ्रिक्शन 5 न्यूटन ही है. तो मतलब अब आपका अप्लाइड फोर्स क्या हो गया? ज़्यादा हो गया. इससे पहले मतलब स्टैटिक जो फ्रिक्शन था वो फ्रिक्शन 5 न्यूटन से रेस्ट वाली बॉडी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कितना फ्रिक्शन लग सकता है? दैट इज़ 5 न्यूटन. रेस्ट वाली बॉडी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कितना फ्रिक्शन लग सकता है? 5 न्यूटन. तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, इसके बाद तो बॉडी चलने लग जाएगी. और चलते वक्त जो बॉडी में फ्रिक्शन होता है दैट इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन. चलते वक्त बॉडी में जो फ्रिक्शन होता है दैट इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन. तो हम क्या बात करेंगे? स्टैटिक. जब बॉडी रेस्ट पे है तो उसमें मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो है दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन. मतलब 5 न्यूटन जो लगा दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन उसको कहा जाता है. मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन. अच्छा, इसके बाद क्या होगा? फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता. इसके बाद मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जब होगा इसके बाद बॉडी चलने लग जाएगी. इट मीन्स अप्लाइड फोर्स आपका फ्रिक्शन से क्या हो गया? ज़्यादा. अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगा, अब वो बन जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन. अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन. तो अब बॉडी चलने लग जाएगी. द फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी moves over surface of another body. जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे मूव करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, मूव कर ही रही है, मूव करने की कोशिश क्या कर रही है? मूव कर ही रही है. तो उस टाइम उन दोनों सरफेसेस के जो कांटेक्ट में होंगे उनके बीच में फ्रिक्शन लगेगा. दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन. उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है. अब स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है. अगर हम तीनों की बात कर लें इसमें कौन सा ज़्यादा होगा,
तो हम बात कर लेते हैं जो अब तीनों का अगर हम कंपैरिजन करें भी कौन सा ज़्यादा और कौन सा कम है। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होता है, चलते टाइम बॉडी के बीच में, मतलब बॉडी और सरफेस के जो ग्राउंड का सरफेस है उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है। तो अब एक एग्जांपल है, मान लो कि सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर लो, जितना फ्रिक्शन ज़्यादा उतना फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा आपको। एक आप कोई भी टू व्हीलर चला रहे हो व्हीकल, एक गड्ढा है सड़क के ऊपर, अगर आपका वो टू व्हीलर का एक टायर गड्ढे में फंसा हुआ और वो टू व्हीलर आपने रोक रखा है, तो गड्ढे में से टायर को निकालने के लिए फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। और वही गड्ढा रोड पे है, आप टू व्हीलर को चला के लेके आ रहे हो, वो चलता हुआ आ रहा है, चलते में से उसका टायर, चलते हुए उसका टायर जल्दी से उसमें निकलेगा, ये एक बार रुका हुआ है तब जल्दी निकलेगा। तो नॉर्मल सी बात है, जब आप टू व्हीलर चला के आ रहे हो तो गड्ढे में से टायर एकदम से जंप करता है और निकल जाता है। तो इसका मतलब चलती हुई में आपको फोर्स क्या लगाना पड़ा, कम। लेकिन रुकी हुई कंडीशन में अगर टायर वहीं रुका हुआ होता गड्ढे के अंदर, तो आपको फोर्स क्या लगाना पड़ता, ज़्यादा। इसका मतलब फोर्स कब ज़्यादा लगाना पड़ता है, जब फ्रिक्शन ज़्यादा हो। तो इसका मतलब स्टैटिक और काइनेटिक की बात करें तो स्टैटिक ज़्यादा है। स्टैटिक और काइनेटिक की अगर बात करें फ्रिक्शन की, तो स्टैटिक क्या है, ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं लिमिटिंग की। अब लिमिटिंग क्या था, लिमिटिंग तो मैक्सिमम स्टैटिक था, मतलब स्टैटिक जब मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है तो वो लिमिटिंग होता है। इसका मतलब लिमिटिंग वाला तो स्टैटिक से भी ज़्यादा ही हुआ, मैक्सिमम में है, तो इट मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर तीनों का कंपैरिजन करें, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्टैटिक एंड स्टैटिक इज ग्रेटर देन काइनेटिक। तो दिस इज द comparison between the three types of friction. When the one body is at rest but you are applying the force but the body is at rest, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज कॉल्ड कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, व्हेन स्टैटिक फ्रिक्शन बिकम मैक्सिमम, आफ्टर दैट इफ यू अप्लाई द मोर फोर्स देन बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन पहुंच गया दैट इज लिमिटिंग, एंड वन बॉडी इज मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है, अपोज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तीनों में से जो सबसे ज़्यादा होता है दैट इज लिमिटिंग, उससे कम स्टैटिक, और सबसे कम जो होता है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन जो है दैट इज लेस देन टू ऑल ऑफ दी फ्रिक्शंस। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन को और क्या बोला जाता है, डायनेमिक फ्रिक्शन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर डूइंग लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कुछ लॉज होते हैं इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्या है, फ्रिक्शन इज अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स। ये हम कर ही चुके हैं कि एक बॉडी है सरफेस पे पड़ी है, आपका अप्लाइड फोर्स इधर है तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अप्लाइड फोर्स अगर आगे है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ओके, सो डायरेक्शन अपोजिट होती है कि ये। दूसरा सेकंड पॉइंट जो आता है, फर्स्ट हमने ये कर लिया, सेकंड है फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये वेट होता है, नॉर्मल रिएक्शन इसका अपवर्ड लगता है, फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। कैसे हम इसको समझते हैं, देखो, अगर वेट ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा आपको बॉडी को चलाने के लिए, तो अगर फोर्स ज़्यादा तो फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और वेट ज़्यादा तो मतलब नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा, वेट ज़्यादा तो नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा। अब वेट के इक्वल होता है, आर इज इक्वल टू एम जी अपोजिट में है, तो वेट ज़्यादा तो नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा। अच्छा, वेट ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा तो फ्रिक्शन ज़्यादा ही लगेगा। इट मीन्स अगर नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन देखेंगे उससे क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। जब प्रोपोर्शन का साइन रिमूव करके इक्वल में हम चेंज करते हैं, यहाँ जो कांस्टेंट लगा है म्यू, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैन बी कैलकुलेटेड एज म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैन बी कैलकुलेटेड एज म्यू इक्वल्स एफ बाई आर। व्हाट इज एफ, एफ इज force, what is r, r is normal reaction, so mu is equal to f by r। कभी भी आपने coefficient of friction निकालना हो तो what is the method, जो आपका applied force है, ओके, यहाँ से वैसे तो फ्रिक्शन का आ जाएगा ये f by r, और f by r जितना फ्रिक्शन होता है उतना ही फोर्स होता है, तो आप इसको अप्लाइड फोर्स भी कर सकते हो, ध्यान रख लेना, ये अप्लाइड फोर्स भी बन सकता है। म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर, म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एफ इज
फ्रिक्शनल फोर्स या अप्लाइड फोर्स भी आप इसकी जगह लिख सकते हो, आर इज नॉर्मल रिएक्शन। ओके, अलग अलग इसको बोलते हैं। जैसे अगर ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है, अगर आप एफ एस ले लो, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लिया, तो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे इसको, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इसको बोला जाता है। अगर यहाँ पे आप काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स लेते हो, दैट इज एफ के बाय आर इज इक्वल टू म्यू के, एफ के बाय आर इक्वल्स क्या आ गया, म्यू के। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लेते हो तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट जो ये बनेगा एफ के बाय आर इज इक्वल टू म्यू के। अगर आप लिमिटिंग लेते हो तो इट मीन्स एफ एल बाय आर दैट इज म्यू एल, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बन जाएगा। क्या बनेगा, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने का तरीका क्या बना, फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर यहाँ अप्लाइड फोर्स भी लिख सकते हो, क्योंकि जितना अप्लाइड फोर्स होगा, जितना फ्रिक्शन होगा, उतना ही आपको अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ फ्रिक्शन। अगर हम इसी में ही बात कर लें, जैसे हमने ये बोला म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर भी हो सकता है अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, जो अप्लाइड फोर्स होता है वो एम ए के बराबर होता है और आर एम जी के बराबर है, एम से एम कैंसिल, तो म्यू इज इक्वल टू ए बाई जी भी आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू ए एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। जी इक्वल 9.8 होती है। अगर आपको म्यू निकालना है, ए बाई जी कर दो, डी हमें पता है, ए की वैल्यू पता हो, ए निकालना तो म्यू को जी से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आपको किसी भी सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता है, तो म्यू पता है इसका मतलब, तो उसको जी से मल्टीप्लाई करो, उस बॉडी पे, रोड पे कितनी एक्सेलरेशन मैक्सिमम कार की या बॉडी की हो सकती है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू क्या बन गया, दैट इज ए बाय जी। म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बाय जी। So this was all about the today's concept. Prepare notes and send the pics to my personal WhatsApp wall. Till then, thanks and have a nice day.